नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एक पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे देश में एक लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट बनाम भारत सरकार। ये लड़ाई पुरानी है, बहुत पुरानी है, क्योंकि इतिहास में अगर हम जाके देखेंगे तो संसद और कोर्ट का झगड़ा हमेशा चलते रहा है। कभी जुडिशरी आउटरीच की बात होती है, जुडिशरी ओवरकम की बात होती है, तो कभी संसद द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जहां पे कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही होता है। तो आज हम समझेंगे कि ये जो लड़ाई है फिर से चर्चा में क्यों है। क्या आज फिर से सुप्रीम कोर्ट बनाम भारत सरकार लड़ाई चरम पर है? जिस प्रकार से वक्फ को लेकर संशोधन किया गया और संशोधन बिल के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की और उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और हियरिंग चालू हो गई। और हमारे देश के अटॉर्नी जनरल प्रशांत मेहता को कुछ दिनों के लिए उस पूरे केस पे स्थगिति मांगनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट खुद स्टे लगा देता। उससे पहले उन्होंने खुद मांग लिया। 7 दिनों का वक्त मांगा है, 5 मई को फिर से हियरिंग होंगी। 3 मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को आक्षेप है। पहला ये कि जो संशोधन बिल हुआ है, संशोधन में जो उनका जो बोर्ड होगा, उस बोर्ड में जो गैर मुस्लिमों को लेने का प्रावधान सरकार ने किया है वो गलत है, ऐसा कोर्ट का मानना है। दूसरा, यूजर बाइंडेड, मतलब इतने दिनों से अगर वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी यूज की जा रही है तो उसके कागज नहीं मांगे जाएंगे। हाँ, अगर कोई विवाद कोर्ट में आता है वो बात अलग है। तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है कि कोर्ट का कहना है कि 300 साल पहले अगर मस्जिद बनी है तो उसके कागज कहां से लाएंगे। लेकिन कोर्ट ने राम मंदिर के मामले में खुद राम जी को उपस्थित होने की सलाह दी थी, वो बात अलग है। जब हिंदू मंदिरों को लेकर हम कोर्ट जाते हैं तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, महामहिम न्यायालय, कहता है कि आप लोअर कोर्ट में जाइए। लेकिन वही बात जब वक्फ संशोधन बिल को लेके आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे याचिकाओं को एक्सेप्ट कर लिया। ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी किसी एक बात को लेकर। वो बात ये थी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो कुछ बिल पास किए थे वो बिल राज्यपाल के पास भेजे थे और राज्यपाल ने उन बिलों को मंजूरी देने के बजाय उन बिलों को उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया कुछ दिनों के होल्ड के बाद। और राष्ट्रपति ने उन बिलों के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। फिर क्या था, अगर बिल पर राज्यपाल की हस्ताक्षर नहीं होंगे तो वो कानून नहीं बनेगा और वो कानून की प्रक्रिया में अटके रह जाएंगे। इसलिए वो लोग कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने आदेश दिया, हुक्म दिया कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर डिसीजन लेने ही होंगे। फिर क्या था, फिर बात आ गई जुडिशरी ओवररीच की। ये जुडिशरी ओवररीच की बात बार बार क्यों आ रही है? और इसी के कारण हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप जी धनखड़ ने एक स्टेटमेंट दिया और फिर पूरे देश में तहलका मच गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी ओवररीच, बार बार उसका देखिए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी ओवररीच, वाइस प्रेसिडेंट जॉइन एक्सपर्ट्स विद फायर्स क्रिटिसिज्म। 142 का जो कोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियर वेपन है 24/7 के लिए, मतलब हमेशा के लिए कोर्ट के पास जब भी संसद कोई बिल पास करती है, अगर वो असंवैधानिक है तो बोल दो असंवैधानिक है, खत्म कर दो। भले वो संवैधानिक हो या मत हो, बाद में सोचा जाएगा। मतलब जुडिशरी ओवररीच बार बार बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं जहां पर 142 आर्टिकल का इस्तेमाल करके कोर्ट डिसीजन देता है। तो ये भी एक मुद्दा गरमाया हुआ है। साथ में तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट केस में भी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में क्रिएट इम्बैलेंस इन फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है और यहाँ पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्यों को मानना होता है। और राज्य में जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून भी राष्ट्रपति के सम्मति के लिए चाहे तो राज्यपाल भेज सकता है। तो एक प्रकार का इम्बैलेंस बन रहा है और इसीलिए राष्ट्रपति को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। 2 लोगों की बेंच ने, पारदीवाला एंड महादेवन। जबकि आर्टिकल 143 में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स आते हैं तो संवैधानिक पीठ होनी चाहिए, संवैधानिक बेंच होना चाहिए जिसमें से कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। यहाँ तो 2 न्यायाधीश ने, 2 जजों ने ही फैसला सुना दिया और राष्ट्रपति को ऑर्डर दे दिया कि तुमको 3 महीने के अंदर अंदर डिसीजन लेने होंगे। उसके बाद आ जाती है वक्फ को लेकर प्रॉब्लम। वक्फ संशोधन बिल के ऊपर स्टे लाने की बात कहने लगी। उन्हें 3 विषयों से प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप हिंदू ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को एंट्री देंगे क्या, तो फिर आप वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू लोगों को एंट्री कैसे दे रहे हैं। इससे बहुत सारे मुद्दे गरमाए हुए हैं और वहां पर बार बार मुद्दा आ रहा है 142 आर्टिकल का। तो हम समझते हैं कि 142 आर्टिकल क्या है और 142 आर्टिकल का इस्तेमाल कोर्ट क्यों कर रहा है, किस प्रकार से करता है और कब कब किया है। चलो ठीक है, तो मुद्दा गरमाया हुआ है तो हम सबसे पहले देखते हैं 142 क्या है। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उसके समक्ष, मतलब कोर्ट के समक्ष लंबित किसी भी विवाद या मामले में पूर्ण न्याय की परिकल्पना की गई है। मतलब यह है कि आवश्यक हो कि आप निर्णय लेना ही है और वो निर्णय अगर हम संविधान की प्रक्रिया से, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया के हिसाब से जाते हैं तो समय लग जाएगा। उस समय पे कोर्ट कानून की प्रक्रियाओं को बाजू में रखकर सामाजिक रूप से देखते हुए, सामाजिक तथ्यों को देखते हुए
उस मामले से जुड़े हुए सामाजिक तथ्यों को देखते हुए निर्णय ले सकता है और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है, जिस प्रकार से आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हुए हैं। इसके पहले जो पंजाब में मेयर के चुनाव में मामला हुआ था, चिट्ठी देख देख के रिजेक्ट कर रहा था, उस समय भी 142 का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो 142 का कई बार बहुत अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर पूर्ण न्याय की बात 142 आर्टिकल करता है। अब इसमें बार बार विवाद होता है, तो उसके ऊपर 142(1) और 142(2) ये दो नाम से दो नए आर्टिकल डाले गए हैं। तो 142(1) क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आदेश या हुक्म जारी कर सकता है। जी हाँ, पूर्ण न्याय के लिए आदेश हुक्म जारी कर सकता है, लेकिन ये आदेश संसद द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही होगा। और संसद द्वारा निर्धारित व्यवस्था अवेलेबल नहीं है तो राष्ट्रपति के निर्देशानुसार पूरे देश में लागू होगा। सीधी सी बात है, अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश निकाल सकते हैं। यस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कर सके, दस्तावेजों को प्रस्तुत करवा सके या अवमानना के मामले की जांच कर सके और सजा भी दे सके। विशेष बात यह कि ये अधिकार संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी हवा में निर्णय ले ले, तो संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके अधीन ही आपको निर्णय लेने हैं। अब ये मुद्दा गरमाया हुआ है तो शायद हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत बड़ा डिसीजन ले सकती है। अभी गवर्नमेंट चाहे तो वक्त बिल को डायरेक्ट अध्यादेश जारी करके भी लागू करवा सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। अभी चर्चा चल रही थी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। नहीं, शांति से बैठकर काम करने वाले लोग हैं ये लोगों को पहले एक्सपोज होने देते हैं कि इनके क्या क्या दिख सकता है, क्या क्या बाहर आ सकता है। आज अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो कल ही न्यूज आ जाएंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तानाशाह है। अगर अध्यादेश लाके वक्त बिल को लागू करवा दिया जाएगा तो तानाशाह है। इसी के ऊपर अभी जब धनखड़ जी ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन की तरह 142 का इस्तेमाल हो रहा है, तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ में बोला गया तब तो आपने नहीं कहा कि वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरे दिन ही इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, और आज अगर मोदी जी इमरजेंसी लगा दे तो तानाशाह साबित हो जाएंगे। मतलब हमारे देश में एक तरफा सोचा जाता है, दोनों पहलुओं पे विचार नहीं किया जाता। ये जो चंद सेकुलर लोग हैं देश को बर्बाद कर रहे हैं। न्यूट्रल लोग ही देश के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो ना हिंदू के तरफ से ना मुस्लिम के तरफ से, वो है तो देश के तरफ से है। आप इन सारे विषयों पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।